हेलो बच्चों, तो आज हम लोग सेट थ्योरी में अपनी ये लास्ट क्लास लेकर आए हैं। आज हमने एनसीईआरटी की बुक से जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसमें एक्सरसाइज 1.1 से लेकर जितने भी आगे हैं उसमें से हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। ऑलरेडी हमने बहुत सारे क्वेश्चन उसी एक्सरसाइज से बता चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन रह गए थे तो उनको हम हर एक्सरसाइज से सिलेक्ट करके आपके सामने उसको देखिए सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ये लिखा है ए सबसेट बी इम्प्लाइज सी माइनस बी सबसेट सी माइनस ए। अच्छा, हम एक बात ये बताएं आपको, एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड ये है कि जैसे अभी जब हम लोग आपको पढ़ा रहे थे हम, तो सबसेट के लिए हमने ये नोटेशन यूज किया था और प्रॉपर सबसेट के लिए हमने ये नोटेशन यूज किया था। सबसेट का नोटेशन हमने आपको ये बताया, प्रॉपर का नोटेशन ये बताया, जो कि अधिकांश बुक्स में यही है। लेकिन एनसीईआरटी पैटर्न में क्या किया है, इसने उस नोटेशन को फॉलो ही नहीं किया है। सबसेट के लिए इसने इसको बोल दिया है और प्रॉपर के लिए कोई नोटेशन उसने लिखा ही नहीं है। बात समझिएगा, अधिकांश बुक में आप देखेंगे तो सबसेट का नोटेशन ये मिलेगा आपको, ये सबसेट का नोटेशन है और ये प्रॉपर सेट या सुपर सेट का नोटेशन है। लेकिन एनसीईआरटी बुक में क्या किया गया है कि इस नोटेशन को उसने हटा ही दिया है और इसको सबसेट का नोटेशन बता दिया है और प्रॉपर के लिए उसने कोई नोटेशन बोला ही नहीं। तो बात समझिएगा, परिभाषा में कोई अंतर नहीं है। परिभाषा जो हमने बताया है वही एनसीईआरटी बुक में लिखा है। सबसेट का मतलब ए बी का सबसेट तभी होगा जब ए के सारे एलिमेंट बी में हों, परिभाषा वही है। प्रॉपर का मतलब ये होता है कि ए के सारे एलिमेंट बी में हो, बी में ज़्यादा एलिमेंट हो। परिभाषा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस नोटेशन को समझिएगा। और वैसे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो जो भी नोटेशन वहाँ पे यूज करता है उस नोटेशन का नाम सामने लिख देता है कि सबसेट का है कि प्रॉपर सबसेट का है। फिलहाल एनसीईआरटी बुक में ये जो आप नोटेशन देख रहे हैं ये सबसेट के लिए यूज किया गया है, ठीक है। तो इसको हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ए सबसेट बी पढ़ते हैं। बाकी किसी और बुक में होता तो यहीं पर चिन्ह ऐसे बना दिए थे, ऐसे बन जाता चिन्ह सबसेट के लिए, ठीक है। तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये सबसेट के लिए है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि ए सबसेट बी इम्प्लाइज सी माइनस बी सबसेट सी माइनस ए, ये क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझिए। अब आपको ये चिन्ह अगर पता हो तो इस चिन्ह का मतलब क्या होता है कि बाएं तरफ वाले को सत्य मानकर दाएं तरफ आपको सिद्ध करना है। यानी एलएचएस, इस चिन्ह का मतलब हमने बताया था कि इसका एलएचएस ट्रू है तो आपको आरएचएस प्रूफ करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि इसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है ए सबसेट बी, यानी दिया है ए सबसेट बी दिया है और आपको सिद्ध क्या करना है। पहले सवाल का पैटर्न समझिए। सिद्ध करना है कि c माइनस बी सबसेट होगा c माइनस ए का, ठीक है। तो देखिए वेरी सिंपल, हम कैसे प्रूफ करते हैं इसको इसका सबसेट दिखाना है तो इसमें हम कोई एलिमेंट माने और उसको c माइनस ए में दिखा दें। लेट x बिलोंग्स टू c माइनस बी, और ये कौन x है, फॉर एवरी x, प्रत्येक अवयव के लिए है। और देखिए यहाँ पे लगाइए डिफिनेशन। अच्छा, यहाँ पर ABC क्या है आपको पता है, ABC सेट है, ठीक है। अब x c माइनस बी में है तो इसका मतलब है कि x c में होगा एंड x b में नहीं होगा। ये लाइन कहाँ से आई, डिफरेंस यानी अंतर की परिभाषा से आया ये ऑलरेडी बता चुके हैं। अब जरा बताएं हमें आप, x c में है इसको ऐसे लिख लीजिए और यहाँ पे लिखा है कि x b में नहीं है। और बताइए, ध्यान दे के समझिएगा, x b में नहीं है तो क्या x a में होगा। a और b का संबंध ये दिया है, इसको जरा यहाँ समझिए। a सबसेट b का मतलब होता है कि a के सारे अवयव आपको b में दिखेंगे। a में जो भी होगा वो b में दिखेगा आपको। इसका उल्टा ये है कि जो एलिमेंट b में नहीं दिख रहा है वो a का हो ही नहीं सकता। भैया बात समझिए, इसका मतलब है कि ए के सारे अवयव बी में है। ए सबसेट बी का मतलब कि ए के सारे अवयव बी में है। इसका मतलब ए में जो भी होगा वो अवश्य बी में दिखेगा।
तो अगर कोई अवयव बी में दिखा ही नहीं तो इसका मतलब वो ए में नहीं रहा होगा। होता तो जरूर दिखता, इसका मतलब ये है कि यक्स ए में नहीं रहा होगा। कारण क्या है? ए सबसेट बी दिया हुआ है। और अब बताएं हमें आप, यक्स सी में है, ए में नहीं है, इसका मतलब यक्स सी माइनस ए में हो गया। तो देखिए हमने सी माइनस बी में मान के सी माइनस ए में पहुंचा दिया, इसका मतलब सी माइनस बी सबसेट हो गया सी माइनस ए का। प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत? हमने इसका यूज किया और इसका यूज करके हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो देखिए ये एक सवाल हो गया है। अब देखिए सेकंड सवाल को पहचानिए। हमने लास्ट लेक्चर में आपको, नहीं वो तो जो बोलने जा रहा हूँ थर्ड सवाल है, पहले सेकंड की बात करें हम। सेकंड देखिए क्या कह रहा है कि ये चिन्ह देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, थोड़ा इसको समझिएगा। सेकंड सवाल क्या कह रहा है कि ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई। देखिए पढ़ते कैसे हैं, पहले पढ़ने का तरीका सुनिए हम कैसे पढ़ते हैं, सुनिए ध्यान से। ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई ए इक्वल टू बी। ये तो एक सेंटेंस पढ़ने का तरीका हो गया। अब इसका आप मतलब समझिए। मतलब ये होता है, देखिए दोनों तरफ से चिन्ह लगा हुआ है, ये एरो उधर भी लगा है इधर भी लगा है। हमने इसका मतलब आपको समझाया था कि एक बार आप LHS को सत्य मान के RHS वाला इधर वाले को सत्य मान के इधर वाले को सिद्ध करिए, और फिर इधर वाले को सत्य मान के इधर वाले को सत्य सिद्ध करिए। तो इसमें दो प्रश्न हैं, एक बार हम क्या करेंगे, इधर वाले को सत्य मानेंगे, उधर वाले को प्रूफ करेंगे, और फिर एक बार उधर वाले को सत्य मान के इधर वाले को प्रूफ करेंगे। तो देखिए केस फर्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, केस फर्स्ट में ये मानेंगे कि दिया है और इसको सिद्ध करेंगे। क्या गिवन है? गिवन ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ये दिया है। और प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है? ए इक्वल टू बी, ये क्वेश्चन बना। तो हम क्या करेंगे, इसमें एलिमेंट माने इसमें पहुंचाए। देखिए जरा, लेट माना x बिलोंग्स टू ए, हमने x को a में ले लिया और बताएं हमें जब ये दिया है तो इसको आपको यूज करना ही पड़ेगा। ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी दिया है तो इसको आपको यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करेंगे समझिए। अगर x आपने a में माना तो x ए यूनियन बी में तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। यूनियन की परिभाषा यही कहती है कि a में हो या b में हो, लेकिन यूनियन में तो हो ही जाता है। तो यूनियन में होने के लिए बी में देखना जरूरी नहीं है, ए में आपने देखा तुरंत यूनियन में लिख लेते हैं। और अब बताएं यक्स यदि ए यूनियन बी में है तो ए इंटरसेक्शन बी में भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर ही दिया है, दोनों बराबर ही दिया है तो हो जाएगा। और जब यक्स ए इंटरसेक्शन बी में है तो इंटरसेक्शन की परिभाषा क्या होती है? यक्स दोनों में है, इसका मतलब यक्स बी में हो जाएगा ना, यक्स बी में हो ही जाएगा। नहीं समझे आप? यक्स बी में हो ही जाएगा क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में। तो देखिए हमने ए में मान के पहुंचा दिया बी में, इसका मतलब ए सबसेट बी हो गया, ए सबसेट बी हो गया। अब आप क्या करें, बी में मान के पहुंचा दें ए में, बी में मान के ए में पहुंचा दें। अब देखिए यहाँ पर आप उल्टा एरो नहीं लगा पाएंगे। जैसे अभी तक हम सवाल करते थे कि एरो पलट लेते थे, तो यहाँ पे अगर आप यक्स को बी में मानेंगे तो इंटरसेक्शन में नहीं कह सकते। इंटरसेक्शन में तो होने के लिए दोनों में होना जरूरी है। जैसे अभी तक के सवालों में हम एरो पलट लेते थे, यहाँ पर एरो आप नहीं पढ़ सकते। आपको ए में माना, बी में पहुँचाया, अब बी में अलग से मानना ही पड़ेगा। तो साइड में हम मान लें कि लेट एक एलिमेंट y बिलोंग्स टू बी, करना पड़ेगा इसमें आपको। और y को हमने b में मान लिया तो बताइए y ए यूनियन b में तो हो ही जाएगा। यूनियन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यूनियन में ए का एलिमेंट होता तो भी हो जाता है, बी का होता है तो भी हो जाता है। आप जरा समझिए, y यदि ए यूनियन बी में है तो इंटरसेक्शन में ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर ही दिया है। और अगर y ए इंटरसेक्शन बी में है तो y ए में हो जाएगा। इंटरसेक्शन में होने का मतलब कि दोनों में है, तो जिसमें आप चाहते हैं उसमें लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम। तो देखिए हमने y को b में मान के पहुंचा दिया a में, इसका मतलब कि b आल्सो सबसेट ऑफ ए। और ज़रा देखिए ना, इसको अगर हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इसको सेकंड मान लें तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से ए इक्वल टू बी। कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए इक्वल टू बी हो गया। तो ये हमारा पहला सवाल इसमें हो गया कि इसको हम मान के सत्य ये प्रूफ कर दिया। अब इसी में केस सेकंड क्या बनेगा, अब की बार आप इसको सत्य मानिए कि ए बराबर बी दिया है,
सवाल क्या बनेगा, देखो इसको लैंग्वेज में ऐसे लिख सकता था कि यदि A यूनियन B बराबर A इंटरसेक्शन B हो तो सिद्ध कीजिए A बराबर B। हमने कर दिया। इसी में सेकंड सवाल क्या बन सकता है कि यदि A बराबर B दिया हो तो सिद्ध कीजिए A यूनियन B बराबर A इंटरसेक्शन B, यानी इधर वाले को सत्य मान के अब इधर वाला प्रूफ करें। तो केस सेकंड क्या बनेगा हमारा, केस सेकंड देखिए बनेगा हमारा, आपकी उधर वाले को मान लें कि गिवन है, ये मान लें कि ये गिवन है, दिया है गिवन A इक्वल टू B, और आपको अब की बार क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट आपकी ये प्रूफ करना है A यूनियन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। ध्यान रखिएगा, अगर ये एरो दोनों तरफ से लगा होता है तो इसमें 2 सवाल होते हैं। अगर आप एक साइड से करके छोड़ देंगे तो आपको आधा नंबर मिलेगा, अगर 2 नंबर का होगा तो 1 नंबर मिलेगा, 4 नंबर का होगा तो 2 नंबर मिलेगा। यहाँ पे आप गलती मत करिएगा, एक बार इसको सत्य मान के उसको लाना होता है और फिर उसको सत्य मान के इसको लाना होता है। तो देखिए हमारा सेकंड शुरू हो गया। अब की बार हमारा क्वेश्चन ये है कि आपको ये प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ दिस, इसकी मदद से। तो हम इसमें एलिमेंट मान के उसे पहुँचाएँ। तो देखिए लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B में माने, तो अगर A यूनियन B में है तो इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू A या x बिलोंग्स टू B, या तो A में होगा या तो B में होगा। अब बात समझिए, A बराबर B दिया ही है तो x बिलोंग्स टू A, और यहाँ पर हम B के स्थान पर भी A ही लिख दें, A ही लिख दें। तो देखिए ज़रा, x A में या x A में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A यूनियन A लिख सकते हैं, ठीक है, A यूनियन A लिख सकते हैं। और आप जानते हैं कि A यूनियन A और A इंटरसेक्शन A दोनों बराबर होते हैं। A यूनियन A, A इंटरसेक्शन A दोनों ही A के ही बराबर होते हैं, दोनों मतलब बराबर होते हैं। तो A यूनियन A के स्थान पर हम A इंटरसेक्शन A लिख सकते हैं। बात समझिए, A का A के साथ यूनियन करेंगे तो भी A आएगा, A का A के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो भी A आता है, यानी A यूनियन A इक्वल टू A इंटरसेक्शन A होता है। अब बात समझिए, यहाँ पे अगेन हम A बराबर B का यूज फिर से कर लें, तो जहाँ पे A लिखा वहाँ पर B लिख दे, A बराबर B हमने फिर से यूज कर लिया। तो ज़रा देखिए ना, हमने क्या कर दिया, हम यूनियन में मान के पहुँचा दिए इंटरसेक्शन में। अब देखिए यहाँ पे आप रिवर्स से जा सकते हैं, कैसे, A इंटरसेक्शन B में मानिए तो B की जगह A लिख दीजिए क्योंकि बराबर दिया ही है, और A इंटरसेक्शन A बराबर A यूनियन A आप लिख सकते हैं, ये सामने लिखा है, और फिर यहाँ पे तोड़िए तो R आ जाएगा, और फिर A बराबर B फिर लिख दीजिए क्योंकि दिया है, तो यहाँ पर A यूनियन B मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप एरो पलट सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो A यूनियन B सबसेट हो जाएगा A इंटरसेक्शन B का, और A इंटरसेक्शन B आल्सो सबसेट ऑफ A यूनियन B। जब ऊपर से नीचे आएंगे तो ये इसका सबसेट होगा, और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये इसका सबसेट हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर ये प्रूफ हो गया कि A यूनियन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, ये हमने सिद्ध कर दिया। तो ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है, आता है, ठीक है। जब भी सवाल ये आएगा तो आपको दोनों तरफ से करना होगा। और तीसरा सवाल ज़रा देखिए, तीसरा सवाल के तरह हमने एक सवाल आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, बस फ़र्क ये है कि जहाँ पे इंटरसेक्शन है वहाँ पर यूनियन। हमने वहाँ पर बोला था कि जो पावर सेट होता है, 2 समुच्चयों के यूनियन का पावर सेट, अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि A और B 2 समुच्चय हैं, तो इनके यूनियन का पावर सेट और उनके पावर का यूनियन, ये दोनों बराबर नहीं हुए थे। अभी लास्ट लेक्चर की बात है, 2 समुच्चयों के यूनियन का पावर उनके पावर के यूनियन के बराबर नहीं हुआ था। हमने एग्जाम्पल लेके आपको समझाया था, लेकिन आज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 समुच्चयों के इंटरसेक्शन का पावर उनके पावर के इंटरसेक्शन के बराबर होता है। तो घात समुच्चय अर्थात पावर सेट की ये एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि पावर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ देयर पावर। तो इसको अगर प्रूफ करने के लिए आ जाए तो जैसे प्रूफ करते हैं वैसे ही प्रूफ करेंगे। बाएं वाले में एलिमेंट मान के दाएं पहुंचाएंगे और दाएं वाले में मान के बाएं पहुंचाएंगे। जैसे 2 समुच्चयों को बराबर करते हैं, 2 समुच्चयों को बराबर करने के तो हमने कई सवाल बता चुका आपको जो है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी करेंगे। इसमें एलिमेंट माने उसमें पहुँचाए, उसमें माने से पहुँचाए। अच्छा, अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि पावर सेट
कि जो अवयव होते हैं वो खुद एक प्रकार के सेट होते हैं, यानी समुच्चय होते हैं। आपको परिभाषा याद हो, पावर सेट के एलिमेंट क्या होते हैं? जैसे पावर सेट ए लिखा है तो पी ए के अंदर एलिमेंट कैसे होते हैं? ए के सबसेट होते हैं। तो जब ये ए के सबसेट अर्थात एक सेट ही है, तो इसके लिए हमने बताया था आपको कि कैपिटल लेटर अगर यूज करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। भाई समुच्चयों के अवयव के लिए हम स्मॉल एक्स यूज करते हैं, लेकिन हमको पता है कि इसके अवयव खुद एक सेट है, तो अगर इसके लिए आप कैपिटल लेटर यूज कर लें तो थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो हम यक्स बिलोंग्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी ले लेते हैं, मान लिया। अब इसी यक्स को देखिए यहाँ पहुँचा देंगे हम। बात समझिए, यक्स इस पावर में है और कोई एलिमेंट किसी के पावर में कब जाता है? पी ए के अंदर कोई एलिमेंट कब जाता है? जब वह एलिमेंट ए का सबसेट होता है। याद करिए, ए का सबसेट ही पी ए का अवयव बनता है। तो यहाँ पर ए की जगह पे ए इंटरसेक्शन बी है, तो पी ऑफ दिस यानी इसमें कोई एलिमेंट तभी जाएगा जब वह इसका सबसेट हो, अर्थात यक्स सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी का। अगर आपको याद हो, हमने बहुत अच्छी तरह से बताया है कि यक्स बिलोंग्स टू पी ए इम्प्लाइज और इम्प्लाइड बाइट यक्स सबसेट ऑफ ए, हमने ये लिखवाया था, आप देखिएगा जाके जो है, तो उसी का हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, और अब देखिए यक्स ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है, इसका मतलब दोनों का सबसेट है। यक्स ए का भी सबसेट होगा एंड यक्स बी का भी सबसेट होगा। ये तो इंटरसेक्शन की परिभाषा से है। और बताएं हमें आप, जब यक्स ए का सबसेट है तो यक्स पी ए का अवयव बनेगा कि नहीं बनेगा? यक्स बिलोंग्स टू पी ए होगा कि नहीं होगा? पी ए में वही अवयव जाएगा जो ए का सबसेट होता है। और इसी प्रकार यक्स अगर बी का सबसेट है तो यक्स आल्सो बिलोंग्स टू पी ऑफ बी, यानी बी के पावर सेट में पहुंच जाएगा। और ज़रा देखें, यक्स पी ए में बिलोंग कर रहा है और यक्स पी बी में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब यक्स बिलोंग करेगा इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। और ज़रा देखें तो एरो पलट सकते हैं क्या? ज़रा देखिए तो, इंटरसेक्शन से एंड बन जाएगा और यक्स पी ए में है तो यक्स ए का सबसेट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। यक्स पी बी में है तो यक्स बी का सबसेट हो जाएगा, पावर में जाने का मतलब सबसेट होना। और ए और बी दोनों का सबसेट है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। पलट सकते हैं एरो, कोई दिक्कत नहीं, एरो हम पलट सकते हैं। तो इसका मतलब कि दोनों बातें एक साथ हो गई, इसमें से मान के हमने उसमें पहुंचा दिया और उसमें से मान के इसमें पहुंचा दिया। जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये एलिमेंट उसमें जाता है, और जब ऊपर नीचे से ऊपर आते हैं तो उधर का एलिमेंट इधर आता है। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि इंटरसेक्शन का पावर उनके पावर के इंटरसेक्शन के बराबर होता है। जबकि आपको याद हो तो यूनियन में ऐसा नहीं हुआ था। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर पावर सेट, यूनियन में ऐसा नहीं होता लेकिन इंटरसेक्शन में होता है। ठीक है, और एक लास्ट सिंपल सा सवाल ये लिखा हुआ है, इसको हम यही बता देते हैं। यहाँ कह रहा है कि r माइनस क्यू को आप क्या कहेंगे? व्हाट इज नेम ऑफ r माइनस क्यू? यहाँ पे r है सेट ऑफ रियल नंबर, q है सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो आपको बताया गया था नंबर सिस्टम में कि रियल नंबर में जो रेशनल नंबर होता है वो तो रेशनल ही है, और जो रेशनल नहीं होता उसको बोलते हैं इरेशनल। तो r माइनस क्यू से, सॉरी r में से यदि आप q को हटा रहे हैं, r का मतलब वास्तविक संख्या सेट ऑफ रियल नंबर और q का मतलब रेशनल नंबर, तो आप रियल नंबर से रेशनल हटाएंगे तो इसका मतलब क्या बचेगा? इरेशनल नंबर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सेट ऑफ इरेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो r माइनस क्यू का नाम क्या है? अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो ये चारों सवाल हमने बता दिया। अब हम जो सवाल आपको बताएंगे उसका क्वेश्चन आपको देखिएगा, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आप वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। आप वीडियो को 2 सेकंड 3 सेकंड जो भी है रोक के आप क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए, फिर हम 1 बाय 1। और ये क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी की बुक से सिलेक्ट किया है, 1.1 एक्सरसाइज से 1.2 1.3 जो भी है उसी से हमने सेलेक्ट किया है। अब आप स्क्रीन से देखिएगा और हम मोबाइल से क्वेश्चन को देख के आपको सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए 1.1 का पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। थोड़ा सा हमने इंग्लिश वर्जन का डाउनलोड कर लिया है, तो
तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 1.1 का शायद पहला क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा समुच्चय है। पहला कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। आप क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन ये है कि वर्ष के जो महीनों का समुच्चय जो जे से शुरू होता है, तो जे से शुरू होने वाले महीने आपको पता है जनवरी होता है, फरवरी नहीं होता, मार्च अप्रैल मई जून होता है, जुलाई होता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और कोई नहीं है। तो ये 3 मंथ ऐसे हैं जो जे से शुरू होने वाले हैं। तो क्या इसमें, इस कलेक्शन में कोई कंट्राडिक्शन है? क्या विश्व का कोई भी व्यक्ति इनको जनवरी जून जुलाई नहीं कहेगा? क्या ये वेल डिफाइंड नहीं है? वेल डिफाइंड है ये, तो इसका मतलब ये सेट है। पूछ रहा है कौन कलेक्शन सेट है कौन नहीं है। दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। कह रहा कि भारत के 10 प्रचलित, अति प्रचलित, मोस्ट टैलेंटेड लिखा है, अति प्रचलित राइटर मतलब लेखकों के नाम। कह रहा कि 10 प्रसिद्ध लेखकों के नाम। तो ये सेट नहीं है, क्योंकि भाई जिसको आप कह रहे हैं कि बहुत प्रसिद्ध हो सकता है दूसरे की निगाह में वो अच्छा राइटर ना हो, ठीक है, तो इसको हम सेट नहीं कह सकते हैं। ठीक है। तीसरा कह रहा है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व के 10 सबसे अच्छे बैट्समैन। तो ये भी सेट नहीं है। 10 अच्छे बैट्समैन का संग्रह हो सकता है वो आपकी निगाह से अच्छे बैट्समैन हो लेकिन दूसरे की निगाह से अच्छे बैट्समैन ना हो, तो ये भी आप इसको सेट नहीं कहेंगे। ठीक है। ऐसे चौथा कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन योर क्लास, आपके क्लास के अच्छे लड़कों का संग्रह। और इसको तो हमने शुरुआत में बता दिया था कि अच्छा होना खराब होना ये सब सेट नहीं होते हैं। किसी का अच्छा होना किसी खराब होना ये वेल डिफाइंड क्वालिटी में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है 5वां, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस दैन 100, यानी 100 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। यानी 1 से लेकर 99 तक की बात कर रहा है ये, तो ये प्राकृतिक संख्या है। तो ये तो सबको पता है ये वेल डिफाइंड है। नेचुरल नंबर पे सवाल भी हुए थे कि प्राकृतिक संख्याएं का जो संग्रह होता है वो सेट होते हैं, तो ये सेट हैं। और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट है, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाई द राइटर मुंशी प्रेमचंद, यानी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी उपन्यासों का संग्रह। तो ये तो वेल डिफाइंड होगा, क्योंकि जो उन्होंने लिखा है तो उनके द्वारा ही लिखी गई उपन्यास है, तो इसमें कोई विरोध ही नहीं है। भाई राइटर में उनका नाम लिखा है तो इसका मतलब कोई फर्जी तो कहेगा नहीं। इसका मतलब वो जो उपन्यास के बारे में प्रॉपर्टी बोला गया कि दिस इज रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, इसका मतलब ये सर्वथा सत्य है, तो वो सेट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, मतलब जितने सम पूर्णांक है, तो सम पूर्णांक होना, विषम पूर्णांक होना, प्राकृतिक संख्या होना, वास्तविक संख्या होना, ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके वेल डिफाइंड होते हैं, उसमें कोई किसी का विरोध नहीं होता, तो वेल डिफाइंड है। ठीक है। तो ये हमने बता दिया आपको कि कौन इसमें वेल डिफाइंड है और कौन वेल डिफाइंड नहीं है। जो वेल डिफाइंड है वो सेट है और जो वेल डिफाइंड नहीं है वो सेट नहीं है। अब देखिए इसी 1.1 में अपने बुक से आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 हम उठाए हैं। इसमें कह रहा है कि मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम ऑन द राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या किया गया है कि 2 तरह के समुच्चय लिखा है। इधर लिखा है फर्स्ट सेकेंड, ये थोड़ा मिटाएं इसको हम, नहीं तो पूरा नहीं आ पाएगा। 2 इसके लेफ्ट में भी कुछ सेट लिखा है, आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, लेफ्ट में भी कुछ सेट लिखा हुआ है, 4 सेट लिखे हैं, और राइट में भी 4 सेट लिखे हैं, उसको ABCD करके लिखा है। आप देखिए क्वेश्चन आप नोट कर लिए होंगे। आप देखिए जो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो राइट तरफ लिखा हुआ है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, गुण विधि में लिखा है,
और जो लेफ्ट वाला है वो लिखा हुआ है रोस्टर विधि में, तालिका विधि में लिखा है। तो वही इसको मैच कराना है कि ये इसका इसमें कौन सा इसका वाला होगा, मैच होगा जो है सेम टू सेम। जैसे यहाँ पे लिखा है, हम इसको लिखते हैं सेट बिल्डर वाले में, यक्स सच दैट यक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6 एंड ए क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, फिर बाद में हम ऐसे ही पढ़ के बताएंगे। देखिए ये लिखा है, कह रहा है कि यक्स इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, मतलब कि यक्स कैसी संख्या है, प्राइम नंबर है और 6 का डिवाइजर है, मतलब 6 को वो डिवाइड भी करने वाला हो। तो ज़रा बताइए हमें 6 को डिवाइड करने वाली कौन कौन सी प्राइम नंबर होती हैं। आप बिना देखे बोल सकते हैं कि 2 और 3 होता है, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है और दोनों 6 को डिवाइड करती हैं। तो इधर आप देख लीजिए 2 3 कहाँ लिखा हुआ है, 2 3 देख लीजिए सेकंड वाले में लिखा है। ये इसका मतलब आप इसको इससे मैच करा देंगे। बात समझ में आ गई ना। जब इसको आप तालिका विधि में ब्रेक करेंगे तो 2 3 ही आ रहा है। ऐसे ही अब देखिए बी, आप देखिए क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, बी लिखा है यक्स सच दैट यक्स इज एन आड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ये बी वाले की बात कर रहे हैं। बी वाले में लिखा है कि 10 से छोटी विषम प्राकृतिक संख्या। बात समझ रहे हैं ना। थोड़ा सा इंग्लिश में हमने इसको नोट कर लिया है, बहुत ज़्यादा कठिन लैंग्वेज नहीं, आप समझिए। आड नेचुरल नंबर लिखा है, आड मतलब होता है विषम, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, और लेस देन 10 लिखा है, लेस देन 10 लिखा है बी वाले में। हमने शॉर्टकट में समझाया है 10 से छोटी विषम संख्या। आप बोलिए ना 10 से छोटी विषम संख्या इसमें कौन सी लिखी है। देखिए ये नंबर 4 वाला है, देखिए नंबर में लिखा 1 3 5 7 9, ये सभी क्या है 10 से छोटी है, विषम संख्या है, तो इसको आप इससे मैच करा दीजिए चौथे वाले को। ऐसे देखिए सी में क्या लिखा है, यक्स सच दैट यक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। अच्छा पहले सवाल ए और सी में कंफ्यूज मत होइएगा। ए वाले में लिखा था कि प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 6, इसमें लिखा था कि प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 6, और सी वाले में लिखा है नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। कंफ्यूज मत होइएगा, डिवाइजर ऑफ 6, देखिए डिवाइजर ऑफ 6 यहाँ पर भी है, डिवाइजर ऑफ 6 यहाँ पर भी, यानी 6 को विभाजित करने वाली संख्या इसमें भी है और 6 को विभाजित करने वाली संख्या इसमें भी है। लेकिन पूरी बात समझिए, यहाँ पर 6 को विभाजित करने वाली प्राइम नंबर पूछ रहा है, तो 6 को विभाजित करने वाली प्राइम नंबर 2 और 3 ही होती है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 6 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्या, तो 6 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्या 1 भी होती है, 2 भी होती है, 3 भी होती है, 6 भी होती है। तो इसमें जो 1 2 3 4 5 1 2 3 6 लिखा हुआ है, ये पहला वाला ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप सी से मैच कराएंगे, और जाहिर सी बात है डी वाला किससे हो जाएगा, थर्ड से होगा। लेकिन आप समझ लीजिए डी क्या लिखा है, यक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। यहाँ पर एक शब्द लिखा है, कह रहा है कि इस शब्द से जितने वर्ड बनेंगे मैथमेटिक्स उससे बना समुच्चय। तो आप देख लीजिए इसी थर्ड में लिखा होगा, एम लिखा होगा, ए लिखा होगा, देखिए ये सब लिखे हैं, जितने वहाँ से शब्द बन रहे हैं सब इसके अंदर लिखे हैं, तो ये इससे मैच हो जाएगा जो है। तो इस तरह से ये 1.1 का हमने कुछ सवाल लिया था। अब देखिए अगला सवाल है, ये 1.2 से हमने लिया है, उसको भी आप नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके, और फिर हम सॉल्यूशन बताते हैं। बहुत कठिन सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी हमने एक्सरसाइज कुछ सवाल लिए हैं आपके लिए। देखिए 1.2 का ये सवाल है, कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। कह रहा कि नल सेट का एग्जाम्पल कौन सा है। आप क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। नल सेट का मतलब ये होता है कि इम्पटी सेट, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, उसको बोलते हैं नल सेट, इम्पटी सेट, वाइड सेट, ये सब बताया गया था। तो देखिए इसमें कितने सवाल हैं, इसमें 4 सवाल हैं। आप देखिए पहला सवाल क्या है, सेट ऑफ आड नेचुरल नंबर
डिविजिबल बाई 2, आड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। आड नेचुरल नंबर का मतलब क्या है? विषम प्राकृतिक संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या जो कि 2 से डिविजिबल हो, जो कि 2 से विभाज्य हो। और जरा बताइए 2 से विभाज्य कोई विषम प्राकृतिक संख्या होती है क्या? 2 से विभाज्य, बात समझिए, क्वेश्चन कर रहा कि 2 से विभाज्य विषम प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या भी हो। और भैया आप जानते ही हैं कि विषम का मतलब ही हो गया कि जो संख्या 2 से ना कटे, जो 2 से विभाज्य ना हो, उसी को आप विषम बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोनों कंडीशन आपस में कंट्राडिक्ट कर गई। 2 से विभाज्य और विषम दोनों विरोधाभास है। तो ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जो विषम भी हो और 2 से कटे भी। इसका मतलब ये नल सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा आपको। दूसरा कह रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर, जरा समझिएगा, इसमें नंबर सिस्टम की बात कर रहा है। इवन प्राइम नंबर कौन होता है आप जानते हैं? इवन मतलब सम, प्राइम मतलब जो किसी से ना कटे, ठीक है, तो यानी अभाज्य बोलते हैं। तो सम अभाज्य संख्या, बताइए सम अभाज्य संख्या कौन होती है? सम अभाज्य संख्या 2 होता है। 2 देखिए सम भी है अभाज्य भी है, किसी से कटता नहीं है अपने और 1 के अलावा। तो दिस इज सम अभाज्य संख्या, इवन प्राइम नंबर। तो क्या ये नल सेट हुआ? नो, ये तो सिंगलटन हो गया। तो दूसरा वाला नल सेट नहीं है। तीसरा कह रहा है यक्स सच दैट यक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। प्राकृतिक संख्या जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। 7 से यक्स 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। नेचुरल नंबर, अब जरा बात समझिए, कह रहा कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 5 से तो छोटा हो और 7 से बड़ा हो। जरा बताइए भैया, आपस में कंट्राडिक्ट कर रहा है। जो संख्या 5 से छोटी होगी तो क्या वो कभी 7 से बड़ी होगी क्या? हम आपसे पूछें कि ऐसी संख्या बताइए जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो, क्या संभव है? नेवर पॉसिबल। तो ये आपका नल सेट हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, कोई संख्या नहीं है जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। और लास्ट क्वेश्चन, y सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि पैरेलल लाइन मतलब समांतर रेखाएं, तो समांतर रेखाओं का कॉमन बिंदु, ये रेखा है, एक रेखा ये है, तो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो क्या इनमें कोई पॉइंट कॉमन है? बताइए, क्या इन दोनों में कोई पॉइंट कॉमन है? कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। जब 2 सरल रेखाएं समांतर होती हैं तो उनमें एक भी बिंदु कॉमन नहीं होता है। और ये कह रहा है कि समांतर रेखाओं का कॉमन पॉइंट से बनने वाला समुच्चय नल होगा क्या? तो कहोगे हाँ नल होगा। कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं, कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं, कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 2 समांतर रेखाओं का कॉमन कोई पॉइंट नहीं होता है। तो ये हो गया आपके ये क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन फिर आपकी स्क्रीन पे हाजिर है, उसको नोट करिए और फिर हम बताते हैं उसका सलूशन। कुछ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, उन्हीं में से बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट। कह रहा है कि इसमें से कौन फाइनाइट है और कौन इनफाइनाइट। आपको बताया गया था कि फाइनाइट का मतलब होता है, देखिए इसमें 3 क्वेश्चन हैं। फाइनाइट का मतलब ये बताया गया था जिसमें एलिमेंट्स की संख्या सीमित हो, हम उसको काउंट कर सकें, बता सकें कि कितने हैं। और इनफाइनाइट का मतलब अनंत एलिमेंट। पहला है द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कह रहा है कि एक्स एक्सिस के समांतर सरल रेखाओं का समुच्चय। अच्छा, जब हम इसकी डिफरेंस बता रहे थे फाइनाइट इनफाइनाइट की, तो वहाँ पे हमने ज्योमेट्री का एक भी एग्जाम्पल नहीं लिया था। तो चलिए अच्छा हुआ हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ा ज्योमेट्री की ही बात कर लेंगे। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्स अक्ष के समांतर
सरल रेखाओं का समुच्चय। ज़रा ज्योमेट्री देखिए आप, ये वाई एक्सिस है, ये यक्स एक्सिस है। अगर हम आपसे कहें कि यक्स एक्सिस के समांतर सरल रेखा, तो समांतर का मतलब आप जानते हैं कि जो उसको कहीं कट ना करे, तो आप बनाते रहिए, क्या कभी ख़त्म होगा? यक्स अक्ष के समांतर सरल रेखा बनाते रहिए, बनाते रहिए। ये जितनी सरल रेखा हम बना रहे हैं, ऑल आर पैरेलल टू यक्स एक्सिस, सभी यक्स अक्ष के समांतर है। ऊपर बना सकते हैं, नीचे बना सकते हैं, सभी यक्स अक्ष के समांतर हैं। अब बताइए हमें आप कि यक्स अक्ष के समांतर सरल रेखाएं फाइनाइट है कि इनफाइनाइट हैं? अनंत सरल रेखाएं हैं कि आप उसको काउंट कर सकते? आप देख रहे हैं कि ये इनफाइनाइट हैं। पैरेलल टू यक्स एक्सिस देयर आर मेनी इनफाइनाइट लाइन, आप देख रहे हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। आपको ज्योमेट्री समझ में आ गई होगी। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर होते हैं उनका समुच्चय। तो ये तो आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, तो ये तो फाइनाइट है, नो डाउट, ये तो फाइनाइट हो जाएगा भाई। 26 लेटर होते हैं तो काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं। और लास्ट, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, यानी 5 के गुणक, ऐसी संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणक हो, मल्टीपल ऑफ 5। और ज़रा बताइए भैया, अगर 5 का मल्टीपल ऑफ लिखना शुरू करेंगे तो कभी ख़त्म होगा क्या? 5 के मल्टीपल में 5 आएगा, 10 आएगा, 15, 20, 25, 30, 35, यानी 5 के डिफरेंस में लिखते रहिए ज़िंदगी भर, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो सेट ऑफ नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 5, जो 5 का गुणक है, अर्थात सिंपल भाषा में आपसे ये बोले कि 5 की टेबल, अगर आप 5 की टेबल लिखना शुरू करें तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी जो है। तो इसका मतलब ये भी क्या है? ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है। ठीक है, तो आप समझिए उसको। जब अवयवों की संख्या सीमित हो तो फाइनाइट और असीमित हो तो इनफाइनाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें, जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन लिया था कि लेफ्ट तरफ समुच्चय लिखे थे, राइट तरफ समुच्चय लिखे थे, तो इसको भी आप नोट करिए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। इसमें भी दोनों तरफ समुच्चय लिखे हुए हैं और इसमें यह पूछ रहा है कि कौन किसके बराबर है। वही मैच कराने वाली बात हो गई। इधर भी कुछ समुच्चय लिखे हैं, उधर भी कुछ समुच्चय लिखे हैं, आपको ये देखना है कौन किसके बराबर। देखिए बाएं तरफ लिखा हुआ है ABCD, एक समुच्चय लिखा है, फिर लिखा है 4, 8, 12, 16, और इसी के सामने देखिए इसको A बोला है, और इसी के सामने एक लिखा उसको B बोला है। आपसे ये पूछ रहा है कि क्या A बराबर B है कि नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन हम लिख के समझा दे रहे हैं। ये आप देखिए, आप जानते हैं कि समुच्चयों में क्रम का महत्व तो नहीं होता, अवयव आगे पीछे हो सकते हैं, कलेक्शन सेम होना चाहिए बस। यहाँ पे देखिए ABCD यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी देखिए ABCD यहाँ पर भी है। आर्डर इधर उधर हो सकता है लेकिन कलेक्शन, सेट का मतलब होता है ओनली कलेक्शन। तो यहाँ पर A बराबर B है कि नहीं है? यहाँ पर A बराबर B है। अगला क्वेश्चन में इधर लिखा 4, 8, 12, 16 और इधर लिखा है 8, 4, 16, 18 लिखा है। अब देखिए ये बराबर तो नहीं है भैया, ये बराबर नहीं है। यहाँ पे देखिए 4 है, 4 वहाँ पर भी है। आप जानते भी हैं कि दो समुच्चय बराबर कब होते हैं? जब यहाँ के सारे एलिमेंट वहाँ पर हो और वहाँ के सारे एलिमेंट यहाँ पर हो। देखिए यहाँ पर 18 लिखा है ना, यहाँ पे 18 नहीं है, तो एक ही एलिमेंट से फेल हो गए जो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इधर देखिए लिखा है 2, 4, 6, 8, 10 लिखा है, और इसके सामने क्या लिखा है? X इज़ ए पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू 10। पॉजिटिव इवन इंटीजर, आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, यहाँ पे एक शब्द लिखा है पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10। इसका मतलब समझ लीजिए क्या कह रहा है कि 10 से छोटा या बराबर धनात्मक सम पूर्णांक। पॉजिटिव मतलब धनात्मक, इवन मतलब सम मतलब पूर्णांक, यानी धनात्मक हो लेकिन सम पूर्णांक हो, और 10 या 10 से छोटा हो। तो आप तो जानते हैं कि इसमें क्या होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है। ये सभी धनात्मक हैं, पूर्णांक हैं, सम हैं, 10 या 10 से छोटे हैं। अब आप मिला लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, इसका मतलब ये बराबर है, इसका मतलब ये बराबर है। और लास्ट क्वेश्चन इसी में लिखा है
लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि यक्स सच दैट यक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10। इधर लिखा हुआ है कि मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब वही 10 की टेबल, और इधर क्या लिखा हुआ है 10 15 ऐसे लिखा हुआ है। इधर लिखा हुआ है 10 15 20, आगे देखने की आवश्यकता नहीं है, फेल हो चुके हैं। क्या बात है, यहाँ पे लिखा था मल्टीपल ऑफ 10 इधर, और उधर लिखा देखिए 15 आ गया, तो क्या 15 10 के मल्टीपल में आता है क्या? 10 का तो मल्टीपल होता है 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, मल्टीपल मतलब एक टेबल, तो इधर 10 की टेबल कह रहा है, इधर कुछ और लिखा है, तो ये बराबर नहीं है। तो हमने बताया कौन किसके बराबर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे, उसको नोट करिए वीडियो को रोक करके, और हम बताने जा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल। तो यहाँ पर देखिए इक्वल वाला ही आ गया है, तो चलिए इसको बता देते हैं, नोट किए हैं तो a इक्वल टू, देखिए इधर लिखा है 2 3, और इधर लिखा है उसी सेट बिल्डर फॉर्म में इसको b करके लिखा है, b इक्वल टू क्या लिखा है, यक्स सच दैट यक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यानी इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा उससे जो समुच्चय बनेगा तो वो आपका समुच्चय हो जाएगा। इसको आप हल कर लीजिए, आप साइड में इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए और देखिए कि x की वैल्यू क्या आती है। आपको सॉल्व करना आता है, जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, -2 और -3 आने वाला है। यहाँ पे x इक्वल टू -2 -3 आ रही है, और यहाँ पे +2 +3 लिखा है, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? बोलोगे नॉट इक्वल, ये दोनों नॉट इक्वल हैं। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो -2 -3 आ रहा है, और यहाँ पे 2 3 है, तो ये बराबर नहीं है। अगला इसी में लिखा है सेकंड में ए बराबर लिखा है यक्स सच दैट यक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। एक शब्द लिखा है ये, और कह रहा है इसके अक्षरों से बना समुच्चय। तो इसके अक्षर से बनाएंगे तो क्या बनेगा, एफ आएगा, ओ आएगा, एल आएगा, डब्ल्यू आएगा। इसके अक्षरों से बना समुच्चय ये हो जाएगा। और बी बराबर यहाँ पे क्या लिखा है, वाई सच दैट वाई इज ए लेटर इन द वर्ड वुल्फ लिखा है। इसके अक्षरों से बना समुच्चय, यहाँ पर इसके अक्षरों से बना समुच्चय ये, और बी वाला कह रहा है कि इसके अक्षरों से बना समुच्चय। जब इसके अक्षर से आप समुच्चय बनाएंगे तो डब्ल्यू लिखेंगे, ओ लिखेंगे, एल लिखेंगे और एफ लिखेंगे। ज़रा देखिए ना, दोनों बराबर हैं क्या, एफ ओ एल डब्ल्यू यहाँ पर भी है, एफ ओ एल डब्ल्यू यहाँ पर भी है। शब्द तो अलग है, यहाँ पे फॉलो लिखा है, यहाँ पे उल्फ लिखा है, शब्द अलग है, लेकिन ये दोनों एक ही अक्षरों के कलेक्शन से बने हैं। तो अक्षरों को कलेक्शन दोनों में सेम है, इसका मतलब यहाँ पर ए बराबर बी हो जाएगा, ए इक्वल बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। देखिए आपकी स्क्रीन पे, वीडियो को रोकिए और उसको नोट करिए पहले कॉपी पे, फिर समझ में आएगा जो है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द सेट इज डिसजॉइंट। डिसजॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, हमने बताया था, विसंगीत समुच्चय या असंयुक्त समुच्चय। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो। ऐसे दो समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो उसको बोलते हैं डिसजॉइंट। तो ज़रा देखिए, इसमें 3 समुच्चय लिखे हैं और कह रहा है कि कौन किसके डिसजॉइंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। ठीक है, पहला कह रहा है, पहले में देखिए लिखा है 1 2 3 4 ये, और इसके साथ क्या लिखा है, यक्स सच दैट यक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 4 और 6 के बीच का हो, मतलब ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है ये। इसी के साथ अब थोड़ा इसको समझिए आप। पहले में एक सेट ये है 1 2 3 4, और दूसरे में लिखा है कि ऐसा यक्स जो नेचुरल नंबर हो
और वो यक्स 4 से बड़ा या छोटा, 6 से छोटा या बराबर हो। और बताइए आप 4 से लेकर 6 तक बात हो गई। इसका मतलब आपको इंटरवल बताया गया था, जब ये चिन्ह लगा होता है लेस देन और इक्वल, इधर भी और इधर भी इक्वल का चिन्ह, तो इसका मतलब ये क्लोज्ड ब्रैकेट है। और क्लोज्ड ब्रैकेट में क्या होता है कि बाउंड्री भी शामिल होती है, 4 और 6 भी शामिल होगा और इसके बीच का भी, तो 4 और 6 भी शामिल हो, इसके बीच का भी शामिल हो, तो इसका मतलब 4, 5, 6 आएगा। नेचुरल नंबर फ्रॉम 4 to 6, नेचुरल नंबर फ्रॉम 4 to 6, तो 4 से 6 तक प्राकृतिक संख्या ही तो होगा। अब आप खुद देखिए कि ये दोनों डिसजॉइंट है क्या? नहीं। यहाँ पे देखिए 4, यहाँ पर देखिए 4 कॉमन हो गया, और अगर एक भी एलिमेंट कॉमन हो जाए तो उसको बोलते हैं कि वो डिसजॉइंट नहीं है। तो ये हो जाएगा नॉट डिसजॉइंट, यानी इसमें कॉमन मिल गया। जब कॉमन मिल जाता है तो डिसजॉइंट नहीं होता है। अगला सवाल इसी में दूसरा कह रहा है, इधर लिखा है AEIOU सेट ऑफ वॉवेल्स, और इधर लिखा है एंड करके CDEF। आप बताएं दोनों में अगर हम इंटरसेक्शन पूछें, दोनों में क्या कॉमन है? देखिए यहाँ पर E दिखा, यहाँ पर भी E दिख गया, एक एलिमेंट कॉमन दिख गया, तो इसका मतलब ये भी डिसजॉइंट नहीं है। अगर हम नाम दे दें, इसको A बोल दें, इसको B बोल दें, समझाने के लिए इसको A बोल दें, इसको B बोल दें, तो आप A इंटरसेक्शन B निकालिए तो यहाँ पे आपको E मिल जाएगा, E मिल जाएगा। और जैसे एक भी एलिमेंट मिला तो हम तुरंत बोल दें डिसजॉइंट नहीं है। और तीसरा सवाल क्या कर रहा है देखिए इसमें, यक्स सच दैट यक्स इज एन इवन इंटीजर। इवन इंटीजर जानते हैं आप? सम पूर्णांक। सम पूर्णांक का मतलब वही 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे ये पूरे इवन इंटीजर हैं। और इसके सामने क्या लिखा है, यक्स सच दैट यक्स इज एन ऑड इंटीजर। ये तो एकदम विरोधाभास हो गया, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन बन गया। इधर लिखा है इवन इंटीजर, इधर लिखा है ऑड इंटीजर। ऑड आप जानते हैं विषम संख्या होती है, इधर सम संख्या लिखी है, तो सम और विषम में कोई कॉमन होता है क्या? सम अलग ब्रांच है, डिविजिबल बाई 2, विषम अलग ब्रांच है, नॉट डिविजिबल बाई 2। आप जानते हैं यहाँ पर 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7, 9, 11 ये सब होता है। क्या दोनों में कुछ कॉमन मिला? क्या नहीं मिला कॉमन, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? डिसजॉइंट हो जाएगा, ये डिसजॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ठीक है, ये है लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसके बाद फिर हम आपको एक फार्मूला बताएंगे और फिर क्लास ख़त्म। चलिए क्वेश्चन आप नोट कर लिए होंगे। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके एक्सरसाइज लास्ट 1.5 का है ये। इसमें क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन आप पढ़ लिए होंगे। कह रहा है कि आप प्राकृतिक संख्याओं को यूनिवर्सल सेट मान लीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आप जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट किसी प्रश्न विशेष के लिए होता है, तो इस प्रश्न के लिए आप प्राकृतिक संख्या क्या मान लीजिए? n को क्या मान लीजिए? सेट ऑफ जो नेचुरल नंबर है इसको मान लीजिए यूनिवर्सल सेट मान लीजिए। तो जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं सब के लिए आपको क्या बताना है? कॉम्प्लीमेंट बताना है। जैसे a दिया तो a डैश, तो पहला क्वेश्चन जो दिया है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? यक्स सच दैट यक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। यक्स इज एन इवन मतलब सम नेचुरल नंबर। इसको हम समझाने के लिए मान लीजिए ए मान लें, तो आपसे ए डैश पूछ रहा है, ऐसे ही हर क्वेश्चन में, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक पूछ रहा है। तो आप बताएं यहाँ पर यूनिवर्सल सेट क्या है? पूरी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3, 4 सो ऑन। तो उसमें सम संख्या भी होती है, विषम संख्या भी होती है। यहाँ पर ए के अंदर क्या है? सम संख्या है इसके अंदर। तो अगर आप प्राकृतिक संख्या में से सम संख्या को छोड़ देंगे तो बाकी क्या बचेगा? विषम संख्या। तो ए डैश क्या हो जाएगा? ए डैश हो जाएगा यक्स ऑफ दैट यक्स इज एन ऑड, लिख देंगे यहाँ पर ऑड नेचुरल नंबर हो जाएगा।
सीधी सी बात है, प्राकृतिक संख्याओं में से अगर आप सम संख्या को छोड़ दोगे तो क्या बचेगा? विषम संख्या। तो या इसका अगर ए सम संख्याओं का समुच्चय है तो उसका पूरक क्या हो जाएगा? विषम संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकेंड, यक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो राइट डाउन, इसी सामने लिखा है तो आठ का इवन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अब ये वाला अगर मान लीजिए ए है तो ये डैश ये हो जाएगा, इसी का अपोजिट हो जाएगा। भाई सेकंड में क्या कह दिया कि इसको लिख दिया है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तीसरा कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तीसरा कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स इज ए पॉजिटिव, थोड़ा इसको समझिएगा, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, यानी इसमें 3 के गुणक हैं। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब 3 के टेबल, अर्थात 3 से कटने वाली संख्याएं। तो ज़रा बताइए, प्राकृतिक संख्याओं में से अगर 3 की टेबल आप हटा लेंगे तो क्या बचेगा? जो 3 से नहीं कटेगा वो बच जाएगा। 3 से कटने वाली संख्याओं को अगर आप निकाल लीजिए, जितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, डिविजिबल हैं, तो क्या बचेगा? नंबर दैट इज नॉट डिविजिबल बाई 3, दैट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। तो अगर 3 के मल्टीपल को हटा लें तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये ए है तो ए डैश क्या हो जाएगा? यक्स सच दैट यक्स इज ए पॉजिटिव नॉट मल्टीपल ऑफ 3 या नॉट डिविजिबल बाई 3, या हिंदी में हम लिखें तो 3 से ऐसी संख्याओं का समुच्चय, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 3 से विभाज्य ना हो, यहाँ पे 3 से विभाज्य है, मल्टीपल मतलब कि 3 से विभाज्य या 3 का गुणक, और इसमें ए डैश में क्या हो जाएगा? जो 3 से विभाज्य ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें क्या है? 3 है, इसके अंदर 6 है, 9 है, 12 है, ये सब संख्याएं हैं 3 से विभाज्य, और इन सबको छोड़ दो, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? ए डैश हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है? यक्स सच दैट यक्स इज ए प्राइम नंबर। और भैया बताइए, प्राइम का उल्टा क्या होता है? कंपोजिट होता है। प्राइम को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य और कंपोजिट को बोलते हैं भाज्य। अगर इसमें से आप सारी अभाज्य संख्याएं छोड़ दें तो अभाज्य छोड़ देंगे तो भाज्य बच जाएगा। तो चौथा इसमें लिखा है यक्स सच दैट यक्स इज ए प्राइम नंबर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट अर्थात इसका पूरक क्या हो जाएगा? यक्स सच दैट यक्स इज ए कंपोजिट नंबर, हिंदी में लिखेंगे भाज्य संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, और पांचवा लिखा है यक्स सच दैट यक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5। कह रहा कि 3 और 5 से भाज्य प्राकृतिक संख्या। तो इसमें कह रहा है कि ऐसी संख्या जो 3 और 5 से भाज्य हो, तो इसका पूरक क्या हो जाएगा? इसी का निगेटिव बोल दीजिए। ऐसी संख्याएं जो 3 और 5 से भाज्य ना हो, वही संख्याएं लिखिए जो 3 और 5 से ना कटती हो। तो आप जानते हैं, लिख सकते हैं 3 और 5 से जो कटने वाली हो उसको छोड़ के सब लिख दीजिए। ठीक है, फिर 6 है यक्स सच दैट यक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे होता है 1 होता है, 1 के बाद 4, 9, 16, यानी नेचुरल संख्या, प्राकृतिक संख्याओं को जो वर्ग होती है ना, उसी को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। आप जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर में कौन सा, ये कौन सा नंबर है? 6वां सवाल है। तो परफेक्ट स्क्वायर में 1 होता है ना, 4 होता है, 9, 16, ठीक है, 25, 36 डॉट डॉट डॉट, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? इसको अगर ए बोले हम तो ए डैश क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर विच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। भैया इसी का निगेटिव बोल दीजिए बस। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका कॉम्प्लीमेंट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, मतलब इसको छोड़ करके जो बचे 2, 3, फिर 4 नहीं लिखेंगे, 5, 7, 8 लिख देंगे, फिर 9 के बाद 10, 11 से 15 तक लिख देंगे। मतलब इसके अलावा जो बचेगा वो ए डैश हो जाएगा, आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। शब्दों में लिखेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर है तो वो हो जाएगा कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स इज ए परफेक्ट क्यूब। वही बात यहाँ पर भी है, वहाँ परफेक्ट क्यूब है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? नॉट परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब में क्या होता है? 1 होता है, 1 के बाद 8 होता है। जैसे 8 का घनमूल निकालें क्यूब रूट तो 2 आता है। तो परफेक्ट क्यूब में कौन कौन आता है? 1 होता है, फिर 8 होता है, फिर 27 होता है, फिर 64 होता है। आप समझ रहे हैं? तो इसको छोड़ के जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगा? उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा।
क्यूब रूट का कॉम्प्लीमेंट, नॉट क्यूब रूट, जो क्यूब रूट ना हो। और 8वां सवाल है x सच दैट x + 5 = 8। तो सीधी सी बात है, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है, ये 8वां सवाल है, लिखा है कि x सच दैट x + 5 = 8। तो इसमें आप अगर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 3 मिलेगी, 3 मिलेगी। तो जब ये समुच्चय 3 के बराबर है, ये a मान लीजिए है, तो a डैश क्या हो जाएगा, पूरे नेचुरल से 3 को हटा दीजिए, पूरे नेचुरल से 3 को हटा दीजिए, 3 को छोड़ के जो लिखेंगे वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अगर a बराबर ये, तो a डैश बराबर हो जाएगा n - ये सेट 3। और लास्ट लिखा है x सच दैट 2x + 5 = 9। लास्ट है x सच दैट 2x + 5 = 9। इसको आप साइड में सॉल्व करिए ना, तो 2x = हो जाएगा 4x = 2। तो x बराबर 2, तो इसको तालिका विधि में लिखेंगे तो 2 आएगा। तो बताएं, अगर ये समुच्चय में 2 है अवयव, कौन सा अवयव है, 2। अगर ये a है तो बोलिए a डैश क्या हो जाएगा, 2 को छोड़ के लिख दीजिए। तो प्राकृतिक संख्याओं में से 2 को हटा दीजिए, जो बचेगा उसको लिख दीजिए। तो इस तरह से हमने सारे सवाल बता दिए। अब हम लास्ट में आपको एक फार्मूला बता दें और फिर आज की क्लास यहीं पे ख़त्म हो जाती है। जो हम फार्मूला बताने जा रहे हैं ना, इस पे भी कभी 1 नंबर 2 नंबर में सवाल पूछ लेता है। देखिए, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यूनियन और इंटरसेक्शन में मैक्सिमम और मिनिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं। इस पे डायरेक्ट सवाल बन के आता है। ज़रा देखिए, आपको n ऑफ a और n ऑफ b पता है। कुछ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखने जा रहे हैं। आप n ऑफ a का मतलब जानते हैं कि a में अवयवों की संख्या, और n ऑफ b का मतलब होता है b में अवयवों की संख्या। तो देखिए, हम 2 बातें बताएंगे। पहला, a यूनियन b में अधिकतम यानी मैक्सिमम अवयवों की संख्या। जब भी अधिकतम अवयवों की संख्या पूछे ना, आप तुरंत दोनों को जोड़ दें, n a + n b कर दें। दूसरा, a यूनियन b में न्यूनतम अवयवों की संख्या अगर पूछे तो आप पहले ये देखें कि इन दोनों में कौन ज़्यादा है। जो ज़्यादा होगा उसको लिख देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर n a भी हो सकता है और इसका आंसर n b भी हो सकता है। n a कब होगा, जब n a बड़ा होगा n b से, और n b कब होगा, जब n b बड़ा होगा n a से। जब यूनियन निकालते हैं तो जो इसमें, जैसे इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट है, तो 5 एलिमेंट से कम तो हो नहीं सकता, तो वही ज़्यादा वाला लिखेंगे इसमें हम, ठीक है। तो ये तो हो गई यूनियन की बात। इंटरसेक्शन देखिए क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी में अधिकतम अवयवों की संख्या क्या होता है, ये भी देखिए n a या n b में से कोई एक होगा। और n a कब होगा, जो इन दोनों में छोटा होगा। आप समझिए कि इन दोनों में छोटा होगा, n a छोटा होगा तो n a हो जाएगा, और अगर n b छोटा होगा तो n b हो जाएगा। थोड़ा इसको याद रखिएगा, यहाँ पे a यूनियन b में न्यूनतम अवयवों की संख्या और a इंटरसेक्शन b में अधिकतम अवयवों की संख्या। और इसमें न्यूनतम कितना होगा, a इंटरसेक्शन b में न्यूनतम अवयवों की संख्या कितनी होती है, 0 होती है। हो सकता है उसमें कोई अवयव कॉमन मिले ही ना, तो 0 हो जाएगा। तो ये 4 फार्मूले अक्सर कभी बहुविकल्पी में, ऑप्शनल में या 1 नंबर में पूछ लेता है। जैसे कुछ सवाल दे दिया कि a में अवयवों की संख्या 5, b में अवयवों की संख्या 7, तो बताइए a यूनियन b में अधिकतम कितने अवयव हो सकते हैं। तुरंत आप जोड़ दीजिए, 12 बोल दीजिए। a यूनियन b में कम से कम कितने अवयव हो सकते हैं, तुरंत बोलिए 7। जो ज़्यादा हो, इन दोनों में जो ज़्यादा हो आंसर हो जाएगा। a इंटरसेक्शन b में अधिक से अधिक कितने अवयव हो सकते हैं, बोलेंगे 5। कम से कम कितने अवयव, बोलेंगे 0। ठीक है, तो ऐसे सवाल बनते हैं इस पर। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इस पर
1-2 नंबर के सवाल बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने सेट कंप्लीटली फिनिश कर दिया है। नेक्स्ट टाइम से हम लोग एक नया चैप्टर लेके आएंगे आपके लिए, रिलेशन। ठीक है, धन्यवाद।